नमस्कार भैया बहनों। पिछली कक्षा में हमने हुसैन साहब की कहानी का एक हिस्सा पढ़ा था, जो था बड़ौदा का हाई स्कूल, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल जो था। उन्होंने बताया था उसमें कि वो जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनके पिता ने उनको बड़ौदा के हाई स्कूल जो बोर्डिंग स्कूल था उसके अंदर भर्ती करा दिया और वहाँ पर उनकी 5 दोस्तों से मुलाकात हुई। उनके 5 दोस्त बने, उनके बारे में बताया कि वो कैसे दिखते थे और उन्होंने क्या क्या काम में वो व्यस्त हो गए। अब हम चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, रानीपुर बाज़ार। रानीपुर बाज़ार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फ़िदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी थी। जो चाचा मुराद अली थे, उनके बड़े भाई जो थे फ़िदा, उन्होंने उनको जनरल स्टोर खुलवा दिया था। फ़िदा साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते। तो फ़िदा साहब करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल थी, इसमें टाइम कीपर थे और बिजनेस में दिलचस्पी भी रखते थे। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी और उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर रखी थी। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने जरूर भेजा जाता ताकि शुरू से बिजनेस के गुण सीख ले। तो मकबूल जी को उनको वहाँ पर भेजा जाता था ताकि वो दुकान पर रह करके कुछ बिजनेस के गुण सीख लें। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 18 साल की कैद बामुशक्क़त भुगतनी पड़ी, यानी 28 साल तक वो नौकरी ही करते रहे। यानी नौकरी में एक बार ऐसे फंसे कि ना तो नौकरी छोड़ते बनी और ना बिजनेस शुरू करते बना। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वा कर दुकानें लगवाईं। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलिशान रेस्तरां। मकबूल उन दुकानों पर बैठा, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में। ना चीज़ों की कीमत याद, न कपड़ों की पहनाई का पता। हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़ों से ज़बानी याद रहते। गले का हिसाब किताब सही। शाम को हिसाब में 10 रुपये लिखे तो किताब में 20 स्केच किए। यानी वो इतना समय निकाल लेते थे कि अपने ड्राइंग भी करते रहते थे। ये कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक औरत का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। अक्सर वह स्त्री कपड़े धोने के साबुन की टिकिया लेने आया करती। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। एक स्केच उसके हाथ लग गया जिसे उसने छिपा लिया। मकबूल ने पेपरमिंट की गोली हाथ में थमाई और स्केच निकलवाया। तो वह जिस औरत के स्केच बनाया करते थे, एक दिन उसका एक स्केच उनके हाथ लग गया और उसने वो छुपा लिया, कहा कि नहीं दूंगी मैं अब। तो मकबूल ने एक पेपरमिंट की गोली उनको दी, तब जा कर के वो उसे वापस मिला। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। साइलेंट फिल्मों के ज़माने में शहर में चल रही फिल्म का इश्तिहार तांगे में ब्रास बैंड के साथ शहर की गली कूचों से गुजरता। फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज़ पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे बांटे जाते। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज़ पर छपा। मराठा योद्धा हाथ में खींची तलवार और ढाल। मकबूल का जी चाहा कि इसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। आज तक ऑयल कलर इस्तेमाल ही नहीं किया था, वही रंगीन चाक या वाटर कलर। अब्बा तो बेटे को बिजनेस में बनाने के सपने देख रहे थे, रंग रोगन क्यों दिलाते। मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वह सीधा अली हुसैन रंग वाले की दुकान पर गए और अपनी 2 स्कूल की किताबें, शायद भूगोल और इतिहास, बेचकर ऑयल कलर की ट्यूबें खरीद डाली और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज, बड़े भाई तक शिकायत पहुंची। अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। एक और घटना, जब मकबूल इंदौर सराफा बाज़ार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वहाँ बिंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। तो बताया कि जो फिल्म का पोस्टर था सिंहगढ़ का, उससे हुसैन जी इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने उसकी ऑयल पेंटिंग बनाने की सोची, और वो जुनून इस कदर था कि उन्होंने अपनी स्कूल की 2 किताबें भी बेच डाली और उस ऑयल पेंट से उन्होंने पेंटिंग बनाई। जब शिकायत अब्बा तक पहुंची तो उनके पिता ने वो देखकर उनको गले से लगा लिया। पेंटिंग वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। और एक घटना का और वो जिक्र करते हैं कि जब वो इंदौर के सराफा बाज़ार के करीब तांबे पीतल की दुकान की गली में लैंडस्केप बना रहा था, तो वहीं पर ऑन स्पॉट पेंटिंग करते हुए उन्हें बेंद्रे साहब भी मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। टिंडेंट पेपर पर गुआश वाटर कलर। इस इत्तफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करते। 1933 में बेंद्रे ने कैनवस पर एक बड़ी पेंटिंग में पेंट करना शुरू की। वैगबॉन्ड था इस पेंटिंग का नाम। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा। सूरा और डेगा यानी फ्रेंच इम्प्रेशन की झलक। रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म, उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा। इस पेंटिंग पर बेंद्रे की बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोश व अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज़्यादा था। तो उन्होंने जो एक पेंटिंग बनाई थी वैगबॉन्ड नाम से, और उसमें उन्होंने अपने छोटे भाई को पठान बनाया बेंद्रे साहब ने, और उसके सिर पर रुमाल बांधा। उसका एक पूरा एक रूप दिया मॉडल बना करके, और उसको खड़ा करके फिर उसकी तस्वीर बनाई। तो जो उन्होंने टेक्निक इस पेंटिंग में यूज़ की थी वो इतनी खूबसूरत बनी कि उनको उसमें सेकंड प्राइज़ यानी चांदी का मेडल मिला। तो ये हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का पहला क्रांतिकारी कदम कहा गया। तो इस कदम में जोश व अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज़्यादा था। यानी एक जवानी का जो जोश है वो ज़्यादा इसके अंदर दिखाई दिया, गुलाबीपन। राजा रवि वर्मा के पश्चिमी सेकंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गगनेंद्रनाथ टैगोर के क्यूबिटिक तजुर्बे से शुरू की। बात आगे बढ़ी नहीं। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताज़ा रहा। बड़ौदा पहुंचकर वह फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल अजीज डीन बन गए। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं। वह उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया, अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगाने का ऑर्डर भेज दिया। यानी बेंद्रे साहब जब उनके पिता से मिले मकबूल जी के, तो उन्होंने उनको बताया कि भाई ये पेंटिंग बहुत अच्छी करता है और ये इसमें बहुत नाम कमा सकता है। तो उनसे प्रभावित होकर के उनके पिता ने बेटे के लिए जो था बम्बई से विंसर न्यूटन और ऑयल ट्यूब्स और जो कैनवस है वो मंगाने का ऑर्डर दे दिया। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस ज़माने के इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में, काजी और मौलवियों के पड़ोस में, एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राजी हो गया, जबकि यह आर्ट और शगल राजे महाराजे और अमीरों की अय्याश दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी और ज़रूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक पहुँचे। मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली ने न जाने कैसे 50 साल की दूरी नज़रअंदाज कर गई, और बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रियायती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, बेटे जाओ, ज़िंदगी को रंगों से भर दो। यानी होता था कि जब बेंद्रे साहब उनके पिता से मिले तो उन्होंने जब उनको समझाया, उनको बताया उसकी कला के बारे में, उसके हुनर के बारे में, तो उनके पिता ने सोचा कि ये जो कला अभी तक केवल एक राजा महाराजाओं की दीवारों पर बनने की रह गई थी, वो अन्य लोगों की दीवारों पर भी बने। और इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को, जो 50 साल की पहली एक बनी आई हुई थी, इनकी जो परंपरा टाइप से थी कि भाई
इनका बेटा पेंटर नहीं बनेगा, तो उन्होंने उस रिवायत को तोड़ दिया और अपने बेटे को कहा कि जाओ आप ज़िंदगी में रंग भरो। तो इस तरह से फिर उनके आगे रास्ते खुल गए और वह पेंटिंग को पूरी शिद्दत के साथ करने लगे। तो भैया बहनों, ये चैप्टर आज ख़त्म हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। आप इस चैप्टर को पढ़ें और समझें, क्योंकि बच्चों की जो एक तरक्की होती है उसमें कहीं ना कहीं माता पिता का अहम रोल होता है। तो यहाँ मकबूल जी की इस जर्नी में, इस जीवन यात्रा में जो तरक्की की राह थी उनके पिता के द्वारा खोली गई। नमस्कार।